नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे जहरीली शराब और उससे होने वाली मौत के बारे में। असम के गोलाघाट जिले के एक चाय बागान में गुरुवार रात को जहरीली शराब पीने के बाद अब तक करीब 93 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। जोरहाट और गोलाघाट जिले के अस्पतालों में 100 से ज़्यादा लोग मौत से अभी भी जूझ रहे हैं। इस घटना से लगभग 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जहरीली शराब पीने से 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस तरह के हादसों की खबर आए दिन कहीं न कहीं से सुनने को मिलती है। दरअसल एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2005 से 2015 के बीच जहरीली शराब पीने से लगभग 12,000 लोगों की जान गई है। तो क्या कारण हैं इन हादसों के पीछे और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है? इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए सबसे पहले आपसे मिलवाते हैं। हमारे साथ सीपाल सिंह मौजूद हैं, पूर्व आईजी पंजाब पुलिस। इसके अलावा योगिता बयाना हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ वी राज्य लक्ष्मी हैं, समाजशास्त्री हैं। राज्य लक्ष्मी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि इस तरह के वाक़ये कई बार देखने सुनने को मिलते हैं और हाल फिलहाल ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, इनमें जो संख्या है, जो जिनकी मौत हुई है, उनकी संख्या का आंकड़ा लगभग 100 के बराबर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो 100 से ज़्यादा था, यहाँ भी लगभग 100 की जो संख्या है उसको छू रहा है। तो आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है ये मामला? ये जो शराब है वो एक्चुअली अगर आप देखें तो वो आपके वर्ग से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है। अगर आप देखते हैं ध्यान से तो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे फिज़िकल लेबर ज़्यादा होता है, जहाँ पे लोग बहुत फिज़िकल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत इतना मेहनत करते हैं और उनकी बॉडी बहुत थकान महसूस करती है। उससे हटने के लिए वो शराब पीना शुरू करते हैं, इसलिए भी क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो शराब पीते तो कम खाना खाएंगे, बिकॉज जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको उससे ज़्यादा उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता है कि उनके जो मंथली इनकम होते हैं वो इतना नहीं होता कि वो अपने परिवार को और रोज़ के मर्रे की ज़िंदगी में वो अपने परिवार को सही से देख पाएँ, यानी कि अपनी जो आमदनी है वो उनके साथ शेयर कर पाए। और अपनी भूख मिटाने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लोग शराब में पीना शुरू करते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो शराब होती है वो शुरू में अक्सर एक कम्युनिटी वे में स्टार्ट करते हैं कि सबने 5-5 लिए 10-10 रुपये दे के एक स्टार्ट किया, वो उनकी कम्युनिटी लाइफ और नहीं हो पाती है। इस वजह से क्या होता है कि फिर एक बार वो पीना शुरू कर देते फिर वो आदत सी हो जाती है। और जो शराब के जो ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं कि जब उनको लगता है कि ऑब्वियसली बिकॉज एक आदत सी हो गई या ज़रूरत हो जाती है, तो वो ऐसे जो जिसमें जो केमिकल्स और जो कंपाउंड्स वो यूज़ करते हैं वो थोड़ी चीप क्वालिटी के यूज़ करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कई बार वो उसके बॉडी में रिएक्ट कर जाता है और वो जहर बन जाता है। और ये बेसिकली अगर आप देखें जैसे महाराष्ट्र हुआ, तमिलनाडु हुआ, इन स्टेट्स में जिस स्टेट में फिज़िकल लेबर का बहुत है, उसमें कई स्टेट्स जैसे हरियाणा है, वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि एग्रीकल्चर अगेन लेबर इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा। और जब 2-3 महीने वो काम करते हैं उसके बाद जब वो उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो फिर शराब पीने लग जाते हैं, बिकॉज शुरू में जब उन्होंने 2 या 3 महीने अपने आप को एक थकान से हटने के लिए, बिकॉज अक्सर ये सुनने में आता है कि शराब आपका माइंड और बॉडी को डीलिंग कर देता है, जो आप सोचते हैं और जो बॉडी में महसूस करते हैं उससे आपको वो करता है। तो इसके वजह से कई बार हो जाता है कि आपको लत लग जाती है, और एक बार लग गई तो समझ लिए उससे बाहर आना मुश्किल होता है। जी चलिए, मोटे तौर पर तो ये आपने राजलक्ष्मी जी ने बताया कि किस तरह से लत लगती है, या ख़ासतौर पर जो लेबर इंटेंसिव जो काम है और वो लोग जो कि ज़्यादा शरीर की मेहनत का काम करते हैं वो ज़्यादा इसमें रहते हैं। लेकिन सीपाल सिंह जी, पुलिस और प्रशासन, इन दोनों की जो जिम्मेदारियां हैं और ख़ासतौर पर जिस तरह से ये जो अवैध शराब का कारोबार है या जहरीली शराब जिसे हम कह देते हैं, उस पर नकेल लगाने का जो काम है अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से लगता है आपको कहीं कोई ढील ज़रूर रह जाती, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मौतें होना मतलब है कि कारोबार बहुत बड़ा है? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को फोकस करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आज का इशू है, मुद्दा शराब का नहीं है, जहरीली शराब का है। जी बिल्कुल। शराब की आदत बहुत ख़राब है, जैसे इन्होंने कहा, वो लत लग जाती है, बहुत ख़राब है। लेकिन कौन सी शराब पीते हैं, सवाल है कि कौन सी शराब पीते हैं, क्या वो जायज़ है
इलिसिट है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, स्पूरियस है। तो सवाल आज की डेट में या पिछले कई सालों से जो हो रहा है वो है कि ये जो शराब जिसमें मेथनॉल, डिसइंफेक्टेंट, इन चीज़ों को डालकर किक दी जा रही है, वो शराब का ताल्लुक है। इसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ, जैसे आपने सवाल किया, लॉ इन्फोर्समेंट का बहुत भारी रोल पड़ता है। आपने कल परसों मैंने इसकी इंक्वायरी जो ऑर्डर दी है, असम गवर्नमेंट ने इंक्वायरी में दिया है कि एक डिवीजनल कमिश्नर साहब वो इसकी इंक्वायरी करेंगे, कोरिलेटेड सर्कमस्टांसेस, दिस थिंग दैट थिंग, जिसके बिल्कुल ओल्ड सर्कमस्टांसेस में हुआ, कैसे हुआ, बट फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी why this happened has not been mentioned even in the orders, institution of the order by the Assam government. So सवाल यह है कि इसमें जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, कहाँ नेग्लिजेंस है, कहाँ लॉ इन्फोर्समेंट वाले फेर हुए, कहाँ एक्साइज वाले फेर हुए, कहाँ सोशल से फेर हुए, तब तक आप इसको काबू में नहीं रह सकते। जैसे आपने बोला कि आप ज़रा तवज्जो करिए, आपने 7 दिन पहले 8 दिन पहले हरिद्वार का हुआ, आप उससे थोड़ा पीछे चले जाइए तो बॉम्बे का हुआ, 100 आदमी बॉम्बे में मारे हैं। उससे पीछे चले जाइए तो केरला में हुआ ओनम वाले दिन, तो वहाँ पे कम से कम कहते हैं कि 3000 आदमी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लगभग हर राज्य से आ रहा है, हर राज्य से आ रहा है। तो सारा का सारा जो एम्फसिस है, उस एम्फसिस को थोड़ा फोकस दूसरी तरफ लाना चाहिए। ये जो शराब मिक्स पूरी शराब क्यों बिक रहा है, आप देखिए, जो यूपी का आपने देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने ड्रम लिए हैं, जो ड्रम ऑलमोस्ट डीजल वगैरह इंजनों के लिए यूज़ होते हैं, उन 6 ड्रमों को किसी और का जीएसटी यूज़ करके वो ख़रीदता है और ख़रीद के उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसको शराब में डालकर इसे शराब में डाल देते हैं। एक बात। सेकंड, वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, आप जो एक शराब कहते हैं जो लीगल कंट्री लिकर है, लीगल कंट्री लिकर लीगलाइज्ड है, पुलिस नहीं स्टॉप कर सकती, कोई नहीं स्टॉप कर सकता। उसके बाद एक और नाम दे दिया है, दैट इज इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर। व्हाट ए सिचुएशन, इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर मीन उसमें जेन विस्की वगैरह रहते हैं। ये तीसरी किस्म की चीज़ है जिसकी ना तो लीगैलिटी है, ना वो इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर है। ये एक बैठे हुए लोग उसके अंदर कुछ डाल के उसको किक देने की कोशिश करते हैं, उसके साथ क्यों लेते हैं, एडिक्शन हुई होती है, ये है वो बातें दी है। लेकिन ये तो नहीं है कि आपके पास कैसे पैसा नहीं है। कंपैरेटिव स्टडी की गई, कंपैरेटिव स्टडी में कहा कि ये जो लीकर है ये कोई 25 to 30 रुपीज़ पर बॉटल मिल जाता है, और जो आपका लीगल कंट्री में लीकर है वो 45 का मिलता है। 20 रुपये बॉटल का फ़र्क है, जो ये स्पूरियस होती है और उसके 20 रुपये। अब 20 रुपये अगर आप ये समझते हैं कि आपने ज़रूरी पीनी है, मैं ये सोशल एक्टिविटी से पीता हूँ, भाई आपको भूख लगती है, आपने खाना थोड़ा खा लिया, जहर तो नहीं खाएंगे। अब आप तो जहर खा रहे हैं, आपको 25 और 45 के फ़र्क में ये आ रहा है। गवर्नमेंट ने कई चीज़ें इसमें टैक्सेशन को फ़र्क किया, इंट्रोड्यूस। गुजरात के अंदर जब ये हुआ नशा, उस वक्त वहाँ पे प्रोहिबिशन थी और गुजरात में 130 आदमी मारे गए। उन्होंने डेथ पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दी। 4 साल के बाद तक एक भी आदमी को डेथ पेनल्टी नहीं मिली। मेरा कहने का मतलब इन्फोर्सर, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, तो मतलब जो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है और जो कानून को इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज हैं, चाहे वो पुलिस हो या यहाँ पर आबकारी विभाग हो, जिसको चेक रखना है, एक्साइज हो जी। और बात यह है कि जब मैं इसमें कई अगली बाइट में किसी को लंबी नहीं करना चाहता, आप देखिए इसमें 1 2 3 4 रीजन देंगे कि ये इसमें कहाँ सा इन्वॉल्व है, ये किस। मैं पुलिस की इन्वॉल्वमेंट पक्का समझता हूँ। बीट कांस्टेबल इज फुल्ली इन्वॉल्व, ही मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग। बीट कांस्टेबल आता कहाँ है, अवेलेबल ही नहीं है। आपने तो सारी की सारी कांस्टेबलरी को कहीं और इस्तेमाल रखा है। कहाँ बीट कांस्टेबल है जो चेक करेगा वहाँ पे क्या हो रहा है। चलिए, पुलिस के रोल पर और आबकारी एजेंसियों के रोल पर और कैसे उसको किया जा सकता है उस पर दोबारा आएंगे। पहले योगिता को लेकर आते हैं। योगिता, आपको लगता है कि जिस तरह से राज्य लक्ष्मी जी कह रही थी कि भाई शराब का जो लत है वो अपने आप में ज़रूर बुरी है, लेकिन शराब किस तरह की पीनी चाहिए या कैसी पीनी चाहिए वो किसी की चॉइस हो सकती है, लेकिन एक सरकार की तरफ से और ख़ासतौर पे ये इंश्योर करना कि जहरीली शराब किसी भी तरह से बिक न पाए, वो जो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं उनको अपना काम और थोड़ा सा मुस्तैदी से करना पड़ेगा। इस बात को पूरे डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे कि मैम ने बोला शराब है और सर ने बोला जहरीली शराब है। मैं एक आगे और फॉरवर्ड जाती हूँ, ये जहरीली शराब नहीं है, ये जहर है।
सो इट्स नॉट शराब। तो पहले अगर आप इसको ये देखेंगे कि ये जहर है और लोगों तक अवेलेबल कराया जा रहा है, डेफिनेटली इट कॉल्स फॉर मास मर्डर, मास किलिंग। इट इज़ नॉट कि शराब की एवज में उन्होंने जहरीली कुछ ऐसा खा लिया और कुछ हो गया। इट्स एक्चुअली अ पॉइजन जो उनको दिया जा रहा है। तो पॉइजन दिया जा रहा है, प्रशासन के थ्रू दिया जा रहा है। सर ने भी मान ली ये बात, और हमें भी पता है किसके नाक के नीचे क्या होता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके, जैसे कि सर ने बोला अहमदाबाद में जो गुजरात का एग्जांपल दिया, हैंग दीज पीपल बिकॉज दे आर मास मर्डरर्स। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में जहरीली शराब होगी, ये जहर ही दिया जा रहा है, इनडायरेक्टली परोसा जा रहा है। नाउ कमिंग बैक टू सोशल एक्टिविस्ट का क्या रोल है यहाँ पर? जो वहाँ के लोकल NGOs हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, दे कैन स्प्रेड दी अवेयरनेस कि आप पी रहे हैं। पहला तो हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि पीना इज़ हार्मफुल, ऊपर से आप जहर पी रहे हैं तो आप उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि 20 रुपए का जो ये है पर ये आपकी जान को खतरा है, आप मर सकते हैं इससे। तो उनको एक अवेयरनेस भी दिए जानी चाहिए, और डेफिनेटली प्रशासन को इमीडिएटली इसमें कुछ ना कुछ उनको एज अ रोल मॉडल आपको जल्दी से जल्दी सज़ा सुनानी है, पकड़ना है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ किसकी है, एंड देन एग्जीक्यूट दैट। अदरवाइज कोई ये चलता रहेगा, ये लंबी बहस है। आपने बताया 12,000 लोग 10 साल में इसका शिकार हुए हैं। इट्स मोर देन एनीथिंग एल्स, इट्स मोर देन द बॉम्ब ब्लास्ट इन इंडिया। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, और जरूर एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो हर अलग अलग राज्य सरकार से लेकर बनाए जाते हैं। और राज्य लक्ष्मी जी, अगर दूसरा पहलू देखें, जिस तरह से योगिता कह रही थी कि सामाजिक कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, और समाज के लिहाज से अगर देखा जाए, आपने शुरुआत की, आपने बताया कि किस तरह से उन लोगों को ज़रूरत होती है अपनी जो थकान है उसको मिटाने के लिए या उसको अलग करने के लिए, लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी बात अलग है। वो उन शिवपाल सिंह के पास हम दोबारा जाएंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या वो कर सकते हैं, लेकिन एक समाज के लिहाज से और वो लोग जो कि एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? जो मैंने कहा पहले कि एक जरूरत होती है, वो एक एंगल है, वो सिर्फ एक ही पहलू है। एक और पहलू भी है कि हमारे समाज में ये पीना, शराब पीना का किस तरह से एक ट्रेडिशन कैसे स्टार्ट हुआ। एक तो ये भी है कि इंजॉयमेंट के लिए, एक ये भी है कि आप अपना ग्रुप में एक कनेक्टिविटी या एक ग्रुप का जो फीलिंग होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी एक ट्रेडिशन हो गया। जैसे राजा महाराजा थे, वो लोग पीते थे, नाच गाना देखते थे, एंजॉय करते थे, फिर वो शादियों से पहले, शादी के बाद कुछ एज में कहते हैं किक मिलता है। लेकिन राजा लक्ष्मी जी, यहाँ तो उस तबके की बात हो रही है जो कि 20 रुपए बचाने के लिए जो है जहरीली शराब खरीदने पे मजबूर है। मैं उसमें आ रही हूँ, उस मुद्दे पे आ रही हूँ। तो इस तरह से आपने शुरू किया, फिर एक आपकी आदत हो गई। फिर क्या होता है कि समाज में क्या होता है कि हर एक वर्ग दूसरे वर्ग को देख के सीखता भी है, और उस जो एक आपका जो नोशन है, मिथ है कि शराब 1, 2, 3, 4 कारणों से हम पीते हैं, उससे ये हो सकता है, ये भी एक हो जाता है, उससे फिर धीरे धीरे आपकी लत बन जाती है। तो हर एक वर्ग हर एक तरह से शराब पीता है। आप पार्टीज में जाते एक्सपेंसिव शराब पीते हैं, वो जहरीली से नहीं होती बिकॉज उसमें जो केमिकल्स और जो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको चीप शराब मिलती है, तो उससे वो मर जाते हैं। एक बार जब लग जाती है, एज अ बिजनेस बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है, ये रेवेन्यू जनरेट करता है। तो उस वजह से इवन सरकार भी कई जगहों पे कुछ कर भी नहीं पाती है, क्योंकि कितना करे, क्योंकि कितने वेस्ट है, जितने वेस्ट को आप कंट्रोल करते हो उतना ही उसका एक बैकलॉग आता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, एज अ स्टूडेंट ऑफ समाज में ये जो लगा है ट्रेडिशन के वजह से, वर्क के वजह से, कंपटीशन के वजह से, आउटसाइड प्रेशर के वजह से, फ्रस्ट्रेशन के वजह से, कई कारणे हैं जिसके वजह से शराब इंट्रोड्यूस हुआ है। जहरीला शराब इसलिए, वो शराब जहरीला इसलिए बन गया है क्योंकि वो चीप मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब आप एक्सपेंसिव पीते हैं पार्टीज वगैरह में, उसका रेपरकशन उतना नहीं देखा जाता। चाहे कोई भी शराब हो, नशीली हो, वो गलत है समाज के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी सोच में ब्रेक आती है, आप सही ढंग से कुछ सोच नहीं पाते हैं, आप ठीक से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, एज एन इंडिविजुअल समाज में आप रह नहीं पाते हैं। कई कारणों से वायलेंस हो जाता है, मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, कई वायलेंसों में आप करते हो बिकॉज आपका माइंड और बॉडी कंट्रोल में नहीं रहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है कि फर्स्ट आप कारणों को देखें, फिर हर कारण हर वर्ग का अलग होता है, उस वर्ग और कारण के अलग के साथ आप उसके स्ट्रैटेजीज को डेवलप करें, पॉलिसीज को डेवलप करें और फिर करें। बिकॉज एक यूनिवर्सल पॉलिसी हमारे देश में
लागू करना और उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल होगा। तो जिस तरह से शिवपाल जी, जिस तरह से राज्यलक्ष्मी जी कह रही हैं कि हर तबके का अलग अलग अपना नज़रिया है इस चीज़ को देखने का, लेकिन जिस तबके की हम बात कर रहे हैं और जो तबका इसका सबसे ज़्यादा शिकार होता है वो निचला तबका है। और ख़ास तौर पर अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जब आप बात बता रहे थे, आप कह रहे थे कि बीट कांस्टेबल से जिम्मेदारी शुरू होती है, तो कहाँ कमी रह गई है, किधर सबसे ज़्यादा कमी आपको दिखाई देती है? देखिए, मैं तो समझता हूँ सबसे ज़्यादा कमी उन्हीं में है जिनका ये जिक्र कर रहे हैं साइकोलॉजिकली। व्हाट इज़ द अवेयरनेस क्रिएटेड बाय द सोशल एक्टिविस्ट इन दीज एरियाज? भाई ये शराब नहीं है, उन्होंने कहा है जहर है। जहर तो हम कहते हैं, इसमें तो मर्डर कर दिया गया है। एक गुजरात का नहीं मैं कह रहा, आप अगर आबकारी एक्ट पढ़ें जो केरला में लागू किया गया है, बंगाल में लागू किया गया है, महाराष्ट्र में लागू किया है, वो डायरेक्टली कहता है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्यूज की, आमतौर पर जुडिशियल इंक्वायरी में ये होता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि ये गिल्टी है कि नहीं। आबकारी एक्ट में ये कह दिया गया है कि इसमें अगर कोई शराब की इस किस्म की चीज़ निकल आती है और उसके पास स्टोर है या उसने कहीं दी है या उसने कहीं सप्लाई की है, तो उसको प्रूव करना चाहिए कि ये शराब में मुझे पता नहीं था कि इसमें ये नशीला है। द ओनर्स ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड। इससे ज़्यादा एक्ट आमतौर पर नहीं बनाया जाता कि अक्यूज साबित करे कि उसको नहीं पता था। तो ये जो लीगल चीज़ें हैं वो है। यूनिफॉर्म पॉलिसी कभी भी नहीं हो सकती। एक्साइज की बात ये करें, इसमें तो मेन डिफिकल्टी है यहाँ तो। लेकिन थोड़ा सा कानून की जो एजेंसियां उनकी तरफ से सख्ती अगर थोड़ी सी और रहे, थोड़ा सा कहा जाए कि मैं आपको यही अर्ज करने वाला। यहाँ तो एवियन का मामला है। एक्साइज वाले कहते हैं एक्साइज बचेगी, एक्साइज एवियन हो रही है, पैसा हम खाएंगे। तो एक्साइज एवियन, इसमें तो एक्साइज लगनी ही नहीं, इट्स नॉट टैक्स्ड, इट्स इलीगल इलिसिट। एक्साइज वाले नहीं एक्ट करते। पुलिस वाले कहते हैं उनका हफ्ते का बन जाता है लेने का, वो नहीं एक्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो उनको इनसे धन मिलता है, अल्टीमेटली वो नहीं एक्ट करेंगे। सवाल ये है कि इसमें एक्टिविटी कौन करे। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का कई अपने कंस्ट्रेंट है, होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं ये भी चाहता हूँ करप्शन भी है, सब चीज़ें हैं। जब लॉ इन्फोर्समेंट में आपका लीगल स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप इन्फोर्स नहीं कर रहे, तो उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली जिम्मेवारी तो उन पार्टीज की है जो लॉ को इन्फोर्स कर रहे हैं और इन्फोर्स नहीं कर पा रहे। लीगल स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया, आबकारी है, अदरवाइज ऑल्सो सारे सेक्शन उन्होंने लगा देते हैं जब होता है। पीछे जब सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई जो मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ, कुछ 1 साल पहले की मुझे याद है, करीबन उन्होंने कहा कि हमने इतने कंडेमनेशन, उन्होंने सारे के सारे जिन्होंने अपील की थी सब के सब कंडेम करके उन्होंने सबको कन्विक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कहा कि वी लुक फॉरवर्ड टू द गवर्नेंस and the administration whether they wake up or they say still look sideways, काम नहीं करना चाहते, sideways, that means government as well as the administration जी। तो ये बातें सब जागरूक करने की कोशिश की गई है। तो मतलब कानून है, लेकिन उसका सख्ती से उसका इस्तेमाल करना और उसको एनफोर्स करना उसकी ज्यादा जरूरत है, साथ साथ अवेयरनेस करने के। योगिता जी, जी शिवपाल जी, एक बार मैं इसमें और करना, अगर मेरे को आगे नहीं मिलना चांस तो वो आई लाइक टू। जी नहीं बताइए। जी, उसमें यह है कि इसके साथ इन्फोर्समेंट के साथ कई एक चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं करती, क्योंकि आबकारी जो एक्ट है उसमें एक क्लास दे दी है, बाकी सब कुछ है ये हो, उसमें एक क्लास है कि जो लेकर आप पकड़ते हैं इस किस्म का, उसका सैंपल इमीडिएटली मजिस्ट्रेट को बुलाकर ले जाना चाहिए एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी एविडेंस। वो वहाँ पर लीकेज हो जाता है। जब तक आप उसको प्रोसिक्यूशन में लाए ही नहीं, उस वक्त उसको मजिस्ट्रेट को बुला के उसको जमा ही नहीं कराएंगे, तो जब प्राइमरी एविडेंस आती है इट इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस कि हाँ वहाँ से पकड़ा गया, और उसके लिए पुलिस पे नहीं डिपेंड कर रही, कोर्ट या जुडिशरी से कि मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए। अब मजिस्ट्रेट का वहाँ आना कब पहुँचता है? 24 घंटे के बाद पहुँचता है कि 48 घंटे बाद। उतना कहाँ शराब बदली हो जाती है, कहाँ उसके अंदर एक्चुअल के बाद दूसरा लिख कर आ जाता है। तो ये मेन खामी है और इसको फिर वही इस तरह जी बिल्कुल इस तरह की खामियों को जो है रोकना पड़ेगा। योगिता जी, ये खामियां नहीं मैं बोलूंगी, आई थिंक इट्स अ टेरिबल एरर टू बी मेड। और ये खामी तो एक अंडरस्टेटमेंट अगर हम बोलेंगे तो पूरा नेक्सस है
ये तो पूरा माफिया है। तो इसमें इसको मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली बिल्कुल जायज़ बोली, बट उसमें स्ट्रिक्टर एक्शन लेना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये पूरी तरह से मारने की प्लानिंग है। हम कहाँ तो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं कि हमारे 40 जवान और हमारे देश को खतरा है, पर ये देश को जो खतरा अपने ही लोगों से पड़ता है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, हेल्पलेस होकर बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मास मर्डर चल रहा है इसको रोकने के लिए आई थिंक सुप्रीम कोर्ट इज़ दी हाईएस्ट अथॉरिटी। और अगर वो स्टेट्स गवर्नमेंट को, जिनको की पॉलिटिकल फंडिंग सबसे ज़्यादा इसी पैसे से हो रही है, लोगों की, गरीब लोगों की लाशों से उनको फंडिंग होती है। आई एम सॉरी टू से, बट आई हैव टू से दिस कि दिस इज़ वाई दे डोंट इंटरवीन एंड दे डोंट वांट टू एक्ट। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्ट्रिक्टर, आई थिंक हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग इसको और सीरियसली उठाएं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर से खटकाएं, ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा फटकार के कुछ इस पे कुछ कार्रवाई हो। मुझे लगता है अदरवाइज तो ये चलता रहेगा। जी राजलक्ष्मी जी, सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, चाहे हम समाज की बात करें या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करें या सरकारों की बात करें, सभी जिम्मेदार है। इसमें सरकार है, उस सरकार में पुलिस है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब अलग हैं। उन सबको जुड़ के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एज सोशल एक्टिविस्ट, एज एकेडमिशियंस, हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उसका एक अवेयरनेस जनरेट करें। और अवेयरनेस इस तरह से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रूट कॉज क्या है इसके वजह से भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि कई मूवमेंट्स हुई हैं नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जहाँ की वुमेन आगे आके उन्होंने फाइट किया है कि लिक्कर को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। बट फॉर सम रीजंस वो नहीं बैन हुआ पाया, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है शराब, जहरीली शराब ऐसी चीज़ है, शराब लत लगने के बाद उसके बाद वो जहरीली बन जाती है। और जहरीली शराब को जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्योंकि वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो जो बना रहा है वो भी उसको भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है, कि एवरीथिंग इज नॉट फॉर कंजम्पशन और फॉर प्रोडक्शन, बट देर इज अदर थिंग ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें हैं, सभी का है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलना चाहिए, सोशल एक्टिविस्ट, एकेडमिशियंस, जो कि बना रहा है, पुलिस, इन सबको आके एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। प्लस अवेयरनेस किस तरह से जनरेट होना चाहिए कि आपको उसका कि क्यों आया हमारे समाज में ये, और किस तरह से उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो लत है उसको निकालना पड़ेगा। तभी जो शराब दे रहा है मार्केट में वो फिर थोड़ी ध्यान से शराब उसको रिलीज करेगा, जब उसको लगेगा कि हाँ भाई इसमें मुझे कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो मेरे ऊपर रोक लगा रही है। जी, तो जिस तरह से हमारे मेहमान कह रहे हैं सीधे तौर पर कि जहां तक जहरीली शराब की बात है उसको रोकने के लिए कानूनों की कमी नहीं है, लेकिन उन कानूनों का सख्ती से पालन और उन कानूनों का सख्ती से इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसके लिए जितने भी भागीदार हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में पुलिस हो, आबकारी विभाग हो, सरकार के और बाकी विभाग हों, या फिर समाज में आपके और मेरे जैसे लोग हों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दुविधा से, इस बड़ी मुसीबत से ज़ोर से निपटा जा सके। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।